नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से आप सभी के बीच में हम आ लौटे हैं अपनी खास पेशकश के माध्यम से। आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपना इंस्टाग्राम पर बैक टू बैक रील्स डाली जा रही हैं। तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि दोनों सेशंस में किस और जो कार्रवाई का रुख है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं आपको तमाम जो स्तब्ध करने वाली वीडियोज अब सामने आई है उस पर भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा शुरुआत करते हैं खबरों की। बिल्कुल। एंटी पेपर लीक बिल संसद में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी कर देश के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि सरकार एक विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में साफ तौर पर कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि टास्क फोर्स के गठन से लेकर फास्ट ट्रैक तक की व्यवस्था राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर लागू किया जाएगा। और इसी पर बनी है हमारी एक खास पेशकश, चलिए आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पारित हो गया है, जिसे लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो अपलोड किया है। पीएम मोदी ने वीडियो की शुरुआत साथियों से करते हुए कहा है कि हम विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक व्यवस्था हो या राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करना हो, हम हर स्तर पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है। जहां विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रहा था, पीएम मोदी ने अपनी इस वीडियो में विपक्ष को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पेपर लीक करने वाले माफिया और उनसे जुड़े किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने संसद में पारित हुए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर कहा है कि हमारा काम इसी तरह से चलता रहेगा। और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा ये प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक बने रहने की अनुमति नहीं देंगे।
इसी विश्वास और संकल्प के साथ आइए हम सभी मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। बता दें कि पीएम मोदी ने वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बनाया है और सकारात्मक संवाद स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। देश के पीएम का इस तरह से वीडियो बनाना और संवाद करना ही बड़ी बात कही जा रही है। राज्यसभा में भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने केंद्र के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने के आरोप को लेकर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर होकर भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहाँ हैं गृह मंत्री। के बावजूद भी गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। राज्यसभा में सिर्फ खड़गे ही नहीं, अन्य विपक्षी सांसदों ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने किसके आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई गई। आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। नीट को, राज्यों को नीट की बजाय राज्य अपने तरीके से करें। 15% सीटें केंद्र को होती थी, केंद्र सेंट्रल से एग्जामिनेशन करता था, उसके लिए अलग परीक्षा CBSE बोर्ड करता था, तब कम से कम असुविधा होती थी। और जितना डिजिटल होता जाएगा, ध्यान रखिएगा, उतना ही आसान है लीक होना। विपक्षी नेताओं को जवाब दिया बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने और कहा कि कार्रवाई पुलिस करती है, गृह मंत्री नहीं। प्राविधान है, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट
जहाँ जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहाँ जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। पर जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया, लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाए भाग जाए, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का, दिस ए नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है। आ गया गोली चलाएगी, कांग्रेस के सबसे बड़ी लीडर ने महोदय गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साफ दिया था, उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूँ, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली। बहरहाल राज्यसभा में भी पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। कार्यवाही के दौरान पहले तो विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया, और जब सत्ता पक्ष की ओर से जवाब सुनने का मौका आया तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अब शुक्रवार को भी संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार लग रहे हैं। तो संसद भवन परिसर में सियासत की कुछ हल्की फुल्की तस्वीर भी सामने आई, जहां संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बीच मजाकिया अंदाज में राजनीतिक नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए मामला जो है वो तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं से जुड़ा था, और जहां कल्याण बनर्जी ने एक पोस्टर के जरिए इस मुद्दे पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बेईमान, तृणमूल कांग्रेस से खड़ा हुआ, वोट लिया बीजेपी के अगेंस्ट में। संसद के मॉनसून सत्र में भारी सियासत के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और प्रियंका गांधी के बीच हल्के फुल्के अंदाज में हुई सियासी नोकझोंक सुर्खियों में है। दरअसल कल्याण बनर्जी लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार वाला बैनर ओढ़कर घूम रहे थे। इसी दौरान कई सांसदों के साथ प्रियंका गांधी भी कल्याण बनर्जी के पास जा पहुंची। बोलो तो हमारा टिकट से जीता है, कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। कल्याण बनर्जी के सवालों का हंसते हुए प्रियंका गांधी ने जवाब दिया और कहा कि कुछ लोग पहले हमारे यहाँ से आपके यहाँ गए और फिर बीजेपी में चले गए। प्रियंका गांधी के इस जवाब से बीजेपी जरूर खुश हुई है। वहीं कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, इसलिए आपको छोड़कर हमारे पास आ गए थे। जो लोग आपके यहाँ से हमारे पास आए थे वो कांग्रेस के टिकट पर कभी भी संसद में नहीं आए थे। I was the vice president of the youth Congress. Then, अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम लोग भी कांग्रेसी थे, अगर आप ममता बनर्जी को भगाते नहीं तो कांग्रेस का ऐसा हाल नहीं होता। इस पर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। राजीव जी बहुत प्यार करते थे, राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। संसद परिसर में प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई।
दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, जिस पर नई सियासी बहस शुरू हो गई है। वहीं कभी अभिषेक बनर्जी पर लाल दिखे कल्याण बनर्जी अब टीएमसी छोड़ने वाले सांसदों पर भड़क रहे हैं। दिखाने के लिए देशवासी देखेंगे, 20 गद्दार का तस्वीर देखेंगे, पश्चिम बंगाल का आदमी लोग 20 गद्दार का तस्वीर देखेंगे, तब ना। संसद भवन परिसर में आपने सियासी फाइट खूब देखी होगी, लेकिन ऐसी हल्की नोक-झोंक और हंसते हंसते हाले दिल बयां करने वाली राजनीति कम। वैसे इस पूरी पिक्चर से बीजेपी नदारद थी, लेकिन प्रियंका गांधी के जवाब से बीजेपी नेता जरूर गदगद हो गए होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट के नए सचिव के रूप में अब जगदीश आफले का नाम तय माना जा रहा है। बिल्कुल, ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है। जगदीश आफले वर्ष 2021 से राम मंदिर निर्माण परियोजना में प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, और देखिए, जहां मंदिर निर्माण से जुड़े तकनीकी और प्रबंधन कार्यों से भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब नए सचिव के चयन को लेकर मंथन चल रहा है, और इसी पर बनी है हमारी रिपोर्ट। जानते हैं कि क्या कुछ नाम जो है वो अब सामने आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव का नाम फाइनल हो गया है। जगदीश आफले ट्रस्ट के नए सचिव होंगे। सचिव के नाम का ऐलान ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण में जगदीश आफले 2021 से प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी गठित हो चुकी है, वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जगदीश आफले के सचिव बनने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सचिव बदलने से क्या होगा, जिन्होंने चोरी की है उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट निश्चित तौर से बहुत ही पुण्य काम के लिए ये बनाया गया, पर जिस तरीके से वहाँ पर उस ट्रस्ट के अंदर जिस तरीके का आरएसएस के लोगों ने, जिस तरीके के वहाँ जो बैठे लोग थे, उन्होंने जिस तरीके का चोरी का काम किया, वहाँ पर भगवान राम के दरबार में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और जो भगवान के राम के नाम पर पूरे देश में ये लोग आए और वो पूरी तरीके से आज उस पर भगवान राम के नाम को ही पूरा बदनाम करने का प्रयास किया इन लोगों ने। कोई बदला बदली करने से कुछ होने वाला नहीं। मुद्दा ये जो कमेटी सारी जो चिन्हित की थी, जो वो नरेंद्र मोदी ने की थी, और उस वक्त काफी जोर शोर से उन्होंने कहा था कि इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे लोग हैं। अभी जो जिन्होंने चोरी किया उन पे क्या कार्रवाई की ये बताओ, नए किसको नियुक्त किया, ये वहां पर जो लुपा छुपी का खेल खेलना है वो बंद करो। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने जगदीश आफले के नए सचिव बनने पर कहा है कि जो हुआ है उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो हो गया है उसे ठीक करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। नियुक्त तो होना चाहिए कि जो तरीका है सिस्टम में सब चलना चाहिए। जो गड़बड़ी किया उनका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, इनका जांच होना चाहिए तो सही है, लेकिन इसलिए हल्ला मचाना क्या है। हम तो उनका समझ तो नहीं दे रहा है। कम से कम भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, कोई जिम्मेदार आदमी रखना पड़ेगा। जब तक उत्तरदायित्व नहीं होगा तब तक आप रोक नहीं सकते। अब यह पता चला सब लोग ये कह रहे हैं जांच में हमारा उत्तरदायित्व में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो कम से कम जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि जगदीश आफले कौन हैं, उनका आरएसएस से क्या जुड़ाव रहा है और आईआईटी की पढ़ाई करने वाले जगदीश आफले को कैसे राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया गया है। जगदीश आफले 1992 के बीच राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक कार सेवक और आंदोलनकारी थे। जब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो उन्होंने अयोध्या में जाकर प्रोजेक्ट मैनेजर का जिम्मा संभाला। अब जगदीश आफले दान चोरी विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव की जिम्मेदारी को संभालेंगे।
जगदीश आफले IIT बॉम्बे के छात्र रह चुके हैं। आफले ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और IIT मुंबई से एमटेक की पढ़ाई की है। आफले ने भारत और यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका की एक कंपनी में भी काम किया है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भारत लौट आए थे। पुणे के रहने वाले जगदीश आफले के RSS से प्रगाढ़ संबंध हैं। आफले और उनकी पत्नी ने इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया है। वो लगभग 3 साल तक विस्तारक यानी कि पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में सेवा दे चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो आफले संघ की ओर से परियोजना प्रबंधक के तौर पर मानद सेवा देने के लिए अयोध्या आए थे और तभी से वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ क्षेत्र भवन में रह रहे हैं। जगदीश आफले के नाम का औपचारिक ऐलान सितंबर में किया जाएगा। सचिव बनने से पहले ही जगदीश आफले राम मंदिर में अहम भूमिका में हैं। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के साथ जगदीश आफले के साइन से राम मंदिर के सभी खर्चों का भुगतान हो रहा है। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा आगामी 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में की जा सकती है। प्रवक्ता के पद के लिए चयन प्रक्रिया जारी है और कई नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं आफले के नए सचिव के ऐलान के बाद से ही सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और जहां सावन के पवित्र महीने के साथ ही साथ अब कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्गों पर विशेष व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कांवड़ रूट पर मीट, मछली, अंडे और अन्य नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें योगी सरकार के उस ऑर्डर की गवाही है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सावन में कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी रहेंगी। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। शिव की भक्ति में डूबे और भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए निकल पड़े हैं। यूपी में पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली, अंडे और नॉनवेज होटलों की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के साथ साथ शराब की दुकानों को पर्दों या तिरपाल से ढक दिया गया है। जिन 7 जिलों में ये आदेश लागू हैं, उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर शामिल है। इतना ही नहीं, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों के बाहर मालिक का नाम और पूरी जानकारी भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच एटा में कांवड़ियों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और सीएम योगी की तारीफ की। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। चप्पे चप्पे जो पुलिस लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों को एक नंबर काम किया उन्होंने। सुरक्षा व्यवस्था का अच्छा इंतजाम बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप जल लेकर? शहरों से। कहाँ चढ़ाएंगे? गाँव पूरे राजस्थान। तो रास्ते में जो मांस मीट की दुकानें आपको खुली मिली है क्या? बंद। और जो शराब की दुकानें हैं वो भी ढकी मिली है। योगी सरकार सिर्फ प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। पूरे कांवड़ रूट पर सुरक्षा का मल्टी लेयर प्लान लागू किया गया है। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित करने के दृष्टिगत बृहद व्यवस्थाएं हमेशा की जा रही, इस बार भी की गई हैं। इस बार एक नया प्रयोग किया गया है कि जो हमारे सेंसिटिव जिले हैं, उनके जो कांवड़ रूट हैं, उनकी निगरानी सीधे मुख्य स्तर से की जा सके। इसके लिए 30 ड्रोन का डिप्लॉयमेंट किया गया है जिलों में, और उसका जो फीड है सीधा हमें प्राप्त हो रहा है मुख्यालय के जो कंट्रोल रूम में। और यहाँ पर हमारे ड्यूटी लगाई गई है 3 शिफ्टों में, जो लगातार इनका जो मॉनिटरिंग टीम हमारी कर रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस, पीएसी और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा,
सुविधा और धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सख्ती जारी रहेगी। योगी सरकार का आदेश बिल्कुल साफ है, कांवड़ यात्रा में आस्था सर्वोपरि है और इसलिए कांवड़ मार्ग पर न शराब दिखेगी, न मीट की दुकान खुलेगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस में असली टीएमसी को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच में अब पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मामले की जल्द ही पूरी अपील जो है वो जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने आयोग को पत्र लिखकर सुनवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक उन्होंने 6 जुलाई 2026 को अपना जवाब दाखिल कर दिया था। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ऋतुव्रत बनर्जी को पहले 10 जुलाई और फिर 25 जुलाई तक अतिरिक्त समय दिया गया है। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर रियल तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। उन्होंने आयोग से ऋतुव्रत बनर्जी की शिकायत पर जारी जांच को बिना कोई नई समय सीमा दिए जल्द समाप्त करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार मैंने 6 जुलाई 2026 को ही अपना जवाब आयोग और ऋतुव्रत बनर्जी को ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया था। दूसरी तरफ आयोग ने ऋतुव्रत बनर्जी को जवाब देने के लिए पहले 10 जुलाई तक और बाद में उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 25 जुलाई 2026 तक 15 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया था। 25 जुलाई की बढ़ी हुई समय सीमा बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि विरोधी पक्ष के पास उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं है। बार बार समय सीमा बढ़ाकर ऋतुव्रत बनर्जी और उनके साथियों को झूठे सबूत तैयार करने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी मूल शिकायतों में कोई मेरिट नहीं है। इस विवाद के गंभीर राजनीतिक परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ रहे हैं। न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए अब और समय ना दिया जाए और आयोग 2 जुलाई 2026 को शुरू की गई अपनी जांच को जल्द से जल्द पूरा करे। अब सवाल है कि दोनों गुट क्या दावे कर रहे हैं और उन दावों के पीछे के तर्क क्या हैं। तो पहले बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, तो ऋतुव्रत बनर्जी का बागी गुट 60 विधायकों के समर्थन का दावा करता है। ममता का दावा है कि असली टीएमसी का नेतृत्व वही करती हैं। ऋतुव्रत गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है। ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने 3 बार सरकार बनाई। ऋतुव्रत गुट पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा ठोक रहा है। ममता के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के सांसद मौजूद हैं। बहुमत के आधार पर ही ऋतुव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने। बागी गुट की चुनौती के बीच चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है, तो ऋतुव्रत गुट को भी अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। ममता बनर्जी के पत्र को लेकर टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टीएमसी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। हम लोग का पास से वो जो डॉक्यूमेंट मांगा था हम लोग दे दिया है, लेकिन जो लोग भाजपा का पैट्रोनाइजेशन से डिस्टर्ब कर रहा है, पहले 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 15 दिन, उसको तो टाइम ही टाइम लगता है और टाइम खत्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ वी आर राइट, ये वो लोग समझता है, इसीलिए उसका टाइम जरूरत है। टाइम 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 टाइम, तो कितना टाइम देंगे उसको? इसीलिए ममता बनर्जी, हमारा लीडर, हमारा सुप्रीमो, खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और उनसे कहा है कि आप पक्षपाती रवैया अपनाए हुए हैं। यू आर बायस्ड। You have given 2 opportunities to the Balish Chata, the traitors in the assembly of West Bengal who left TMC. You gave them twice the opportunity and they have not yet come to you. How can you do that? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि 2 बार आपने क्यों उनको अवसर दिया। जो ममता बनर्जी जी की कारण सांसद बने, ममता बनर्जी जी की कारण इतना हाउस में जाने का, इतना सवाल उठाने का
इतना ये वो करने का चांस जिसको मिला है वो अभी ममता जी को अस्वीकार करना चाहते हैं, डिफाई करना चाहते हैं, तो उसको हम मनुष्य नहीं समझते। और जिसको हम मनुष्य नहीं मानते उसके कोई भी काम पर हम कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, देना पसंद नहीं करते, देना ठीक नहीं समझते। दरअसल ये विवाद 22 जून 2026 को ऋतव्रत बनर्जी द्वारा आयोग को भेजी गई चिट्ठी के बाद शुरू हुआ था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने 2 जुलाई 2026 को ममता बनर्जी से जवाब मांगा था। ममता बनर्जी ने 6 जुलाई 2026 को आयोग की समय सीमा के अंदर अपना जवाब दाखिल कर दिया था। अब उन्होंने मांग की है कि 25 जुलाई 2026 की मियाद बीत जाने के बाद विरोधी पक्ष को और समय ना दिया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल को छात्रों के हित में बड़ा कदम बताते हुए विपक्ष के विरोध पर कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए, राम कृपाल यादव का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून बेहद ही जरूरी है, लेकिन कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव और प्रदर्शनकारियों के संसद तक पहुंचने के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। और बिल्कुल, और इसके अलावा मंत्री ने बांकीपुर उपचुनाव में कम मतदान प्रतिशत और मतदान के दिन प्रशांत किशोर के विरोध का भी जिक्र किया। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस बिल पास हो गया, सभी सांसदों को मेरी शुभकामना बधाई, प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बहुत सारी शुभकामना बधाई कि आपने इमीडिएट एक्शन लिया। आपको बच्चों के प्रति जो दर्द और पीड़ा है, जो दिख रहा है कि बिना विलंब आपने एक सख्त बिल लाया है कि जो लोग भी पेपर लीक करने वाले लोग होंगे पाए जाएंगे भविष्य में। हालांकि लीकेज को बंद करने की हर संभव कोशिश की है, कड़ी से कड़ी दंड का भी प्रावधान किया है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री जी का कदम है इन बच्चों के लिए जो अबोध बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाती है समय पर। तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। मगर कांग्रेस को तो इससे कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस का मतलब है राजनीति करना, कांग्रेस का मतलब है कि हम हंगामा करें, कांग्रेस का मतलब है कि हम प्रधानमंत्री जी के पद पर चले जाएं। वो कहाँ से संभव है भाई? आप बिहार की जनता सहित देश की जनता ने कांग्रेस को निकाल दिया है, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार के किसी कदम का उन्होंने प्रशंसा किया है, स्वागत किया है, समर्थन किया है? नहीं किया है। तो विरोध इसलिए नहीं होता है, विरोध अगर है कुछ गड़बड़ तो आप बोलिए, मगर सरकार हर काम का विरोध कर रहे हैं। मगर आप विरोध करिए, जनता तो उसको स्वीकार रही है, आत्मसात कर रही है। इसलिए मोदी जी को और मोदी की सरकार को लगातार दिल्ली में बना के रखी है और फैला हो रहा है। 22 राज्यों में हो गया, 8 राज्य में था भारतीय जनता पार्टी और एलआई पार्टनर की सरकार, अब हो करके 22 राज्यों में हो गया। हम बढ़ते जाएंगे, अब खत्म होते जाएंगे, एक दिन कांग्रेस पार्टी शून्य पर खत्म हो जाएगी। तो ये सारी साजिश हुई है ना, ये डिजाइन जो हुआ, ये डिजाइन वही था जो मैंने कहा, कानून को तोड़ो, सरकार को अस्थिर करो, प्रशासन की तरफ से गोली चल जाए, 10-20 छात्र की वो गोली से मौत हो जाए और फिर खून और लाश पर राजनीति करें और सरकार को अस्थिर करें। मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी या इनके जो एलआई जो रामलीला मंडली के जो सदस्यगण हैं, जिनको आप सब लोग जानता है, देश की जनता जानती है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी वाले हों या सब लोग मिल गए। अब लेफ्ट और कांग्रेस में कितना फर्क है बताइए विचारों का। और हमने तो देखा है हमेशा विचारों का मतभेद रहा है, मगर सब जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जाए, मोदी जी चले जाए, जो हारे हुए हैं लोग, बंगाल में हार गए, यहाँ हार गए, वहां हार गए, तो सबको एक साथ आना पड़ा है विचारों को ताक पर रख करके, क्योंकि इनको
मोदी का सर चाहिए। अब ये प्रियंका वाड्रा जी ऐसा ही फालतू सब बात करते रहती हैं, सम्मान है उनके प्रति। जर्सी से क्या मतलब है भाई? चाहे हरा हो, पीला हो, लाल हो, केसरिया हो, जर्सी जर्सी है। उस समय के फेडरेशन ने कहा कि ये जर्सी रहेगा। अब के फेडरेशन ने एहसास किया होगा कि जर्सी बदलनी चाहिए, तो उसको लगा होगा कि केसरिया रंग ज्यादा उपयुक्त है, तो देने का काम किया जा रहा है। हाँ, सच्चाई है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, 34% से कुछ अधिक हुआ है, पिछले बार से कम हुआ है। पिछले बार लगता है 41% था वोट। तो उसके कई कारण हैं। ऑलमोस्ट यहाँ तो प्रज्ञा खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस पे बड़ा अपडेट सामने आया है। बिल्कुल, पुलिस ने एसटीएफ के आरोपी जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया है। भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया कि हथियार डालने के बावजूद आरोपी जवान ने भरत पर गोली चलाई थी। और बिल्कुल जानकारी यह भी दे दें कि 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था और जहां भरत तिवारी का पुलिस के सामने हथियार डालने का वीडियो भी सामने आया था और इसके बाद से ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जहां आरा में एसपी राज ने जानकारी दी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और आरोपी की पहचान अक्षय के तौर पर हुई है। आपको बता दें, ये ऑपरेशन आरा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मिलकर चलाया था। अब आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और जांच भी लगातार जारी है। तो बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से हम देख रहे थे, ये भरत तिवारी एनकाउंटर जो है वो लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, जिसमें आरोपी एसटीएफ जवान जो है वो गिरफ्तार हो गया है। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, ये बेहद ही जब से ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ था और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से खास तौर पर जो है वो मांग की जा रही थी कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरीके से यह मामला सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से ट्रेंड बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था, और अब इसमें पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए, यानी कि जांच टीम की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए एसडीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ जानकारी? लगातार जिस तरह से भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जिस तरह से लगातार पक्ष या विपक्ष पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन या फिर जो वहाँ के जो एसपी हैं वो लगातार इन घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं उसको लेकर वो छानबीन कर रहे थे। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके तरफ से बातें कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लगातार भरत तिवारी इनकाउंटर में जो एसटीएफ के द्वारा उन्हें जो गोली मारी गई थी, जिनका पुलिस द्वारा जो इनकाउंटर किया गया था, उन इनकाउंटर पे एसटीएफ के जवानों पर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार चाहे आरजेडी हो या बीजेपी के तरफ से लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं खुद इस घटना में इन्वॉल्व होकर और पूरी न्यायिक प्रणाली को सुधारने के लिए और परिवार वालों को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक टीम गठन किया है। जो पटना हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी जो पूरे घटना की जांच कर रही है। अब ऐसे में कल देर रात जो एसटीएफ के जो जवान थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो आरा के जो एसपी हैं राज, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है कि जिस एसटीएफ के जवान ने भरत तिवारी को गोली मारी थी उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर उन्होंने किस एवज में उन्हें भरत तिवारी को इनकाउंटर किया, उन्हें गोली मारी, क्योंकि जो भरत तिवारी के जो माता जी हैं उनके तरफ से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा था कि जो हमारे बेटा है जवनिया गांव में जिस तरह से कटाव हो रहा था, उस मुद्दे को लेकर अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखते थे, लेकिन पुलिस जवान उनके बातों से काफी नाराज रहते थे। उन्हें बार-बार उन्हें समझाने की कोशिश भी उनके तरफ से की जाती थी, लेकिन भरत तिवारी लगातार गरीबों की आवाज उठा रहे थे, जिसकी वजह में पुलिस ने उन्हें इनकाउंटर कर दिया। और उनकी माताजी ने यह भी आरोप लगाया जो एफआईआर दर्ज उन्होंने थाने में करवाई है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 4 गोलियां मारी गई थी, लेकिन 5 गोली जो पुलिस जो डॉक्टर का जो बात करें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो उसमें बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि जो पुलिस है और क्या कुछ कार्रवाई करती है इस पूरे मामले में और क्या कुछ और खुलासे इस मामले में निकलकर सामने आते। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो प्रज्ञा, बिल्कुल देखिए, ये जो विषय है वो पूरे तरीके से यह केस जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था और जहां अब इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है और जिस पर आरोप लग रहे थे उस आरोपी एसटीएफ के जवान को
गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल निकिता, क्योंकि परिजनों के आरोपों के आधार पर ये उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब एसटीएफ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां भंडारी कंपाउंडर के तावड़े कंपाउंड इलाके में 3 मंजिला इमारत जो है अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्कुल, और देखिए इस हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान को शुरू कर दिया गया और अब तक की बात की जाए तो अब तक इस मलबे से 7 लोगों के शव को निकाला जा चुका है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंकाएं अभी भी जताई जा रही हैं। इसी पे बनी है हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दर्शकों को दिखा देते हैं। पार्किंग के नीचे था तो बिल्डिंग चरचराया ना, तो मैं सोची कि मैं भाग जाऊं। भागने की कोशिश किया, बस गिर गया। तो वही भागते में मेरे को बहुत चोट लगा, यहाँ लगा है, यहाँ पर लगा। बच्चे लोग 4 बच्चे हैं, बच्चे लोग बच गए। मैं झाड़ू पोछा कर रहे थे, दूसरे के बिल्डिंग पर सफाई कर रहे, वही सफाई करके मैं आया तो मैं कपड़ा डाला था, तो मैं सोची कपड़ा उतार लूँ, सब पब्लिक जाए आ रहा है। बस जैसे कपड़ा उतारने का, जैसे वो लोग अपने में ठोक ठाक बिल्डिंग को काटते हैं लोग पार्किंग में, बस पार्किंग चरचरा गया, पूरा चरचरा के बाहर जितना लोग रहे, कितना लोगों में दबा गया, कितना बाहर आया, जो बच गया, कितना घबरा हुआ। सर बिल्डिंग बाजू वाले बिल्डिंग का रिपेयर चल रहा था, हम लोग खाना वाना खा रिपेयरिंग चला? वो पिलर का रिपेयर चल रहा था, कुछ पिलर में आया था तो इसलिए उसका रिपेयर चल रहा था। तो वही सब हुआ, हम लोग खाना वाना खा के सोए थे, तब तक वो बाजू वाले बिल्डिंग का गिरने का आवाज आया। हम लोग बाहर निकले तब भगदड़ मच चुका था। अब इसी में जान बचाने के लिए हम लोग भी 1st फ्लोर से छलांग लगा दिया। बिल्डिंग में हम लोग अंदर रूम में अपने खाना खा के लेटे थे, तभी गिरने की आवाज़ आई, तभी हम लोग निकल के बाहर भागने की कोशिश किया। उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं मिला तो हम लोग कूद गया 1 फ्लोर से, अपना 1st फ्लोर से कूद के। फिर उसके बाद कुछ आदमी लोग लाए सीढ़ी वगैरह उतरने के लिए, बाकी लोग भी बिल्डिंग में थे, अपने 25-30 लोग तो अपने सामने ही थे, और उससे पहले हम लोग छलांग लगा चुका था तो पैर में फ्रैक्चर आया। महापालिका ने उनको नोटिस दिया था, 2-3 बार नोटिस हुआ, उनको खाली किया गया था, खाली किया, लेकिन चुपके से रात में वो कुछ तो नीचे अंदर काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे तो उसमें वो बनाने का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो एक अंदाज़ ऐसा है कि 4-5 जन नीचे कामगार जो काम कर रहे थे वो उधर हो गए, और 1-2 जन उनका घर उधर नीचे था, लेकिन सामान उसका वो अंदर ही था, तो 1-2 जन उधर अंदर आ जा कर रहे थे, उसमें से 1-2 रहेंगे, ऐसे एक अंदाज है 6-7 जन का। तो आज तो मालूम पड़ने के बाद तो पूरी टीम आई, कॉरपोरेशन की भी पूरी टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, इधर लोकल लोग भी है, इधर के सब नगर सेवक भी है, ये सब लोग इधर पहुँचे, मैं भी पहुँचा, महापौर साहब भी पहुँचे, सब पहुँचे। तो अभी देखते हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है, तो थोड़ी देर में पता चलेगा क्या परिस्थिति है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम साइड में खड़े। लापरवाही किस्म वाले तो अभी बिल्डिंग वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो बिल्डिंग वालों की मानेंगे, जो करने वाला होगा वो। क्योंकि इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी आप समझते नहीं, कुछ परमिशन नहीं लेते, और अंदर के अंदर आप बांधकाम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं, तो ये आपकी लापरवाही है। आप एक बोलते ना, कुछ इंजीनियर नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मालूमात नहीं, और आप खुद ही कर रहे, तो खुद ही तोड़ रहे, खुद ही निकाल रहे, तो ये अच्छा नहीं है, इनकी लापरवाही। और रात में कॉरपोरेशन क्या इतने नहीं जाते, तो चोरी चुपके से करने वाला काम था ये। एक 7 जन ऐसा रहेंगे, 7 जन, 6-7 या 7-8 ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा अंदाज है। मजदूर कितने थे वो मालूम नहीं पड़ रहा है, एक 5-6 कोई बोल रहा है, कोई 7-8 बोल रहा है, और जो बिल्डिंग में 1-2 इधर उधर करने वाले 1-2 बिल्डिंग के लोग हैं, ऐसा एक अंदाज है, बाकी के पूरी बिल्डिंग खाली थी। भाई गलती अपन किसको बोलेंगे, अभी जिसका घर उजड़ गया उसकी बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? वो तो अपना घर उजड़ गया तो वो अपना बनाने का सोच रहा था, उसमें ये दुर्घटना हो चुकी है, तो अपन गलती क्या करेंगे? भाई जो बनाने वाला उसने सोचना चाहिए ये चीज़, सुनिए ना, आज लोगों की जान चली जाए गई ना, भाई कॉरपोरेशन ने पूरा खाली कर दिया, उसके बावजूद तुम उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि बरसात का टाइम है, C1 जिसको घोषित किया है वो अपनी जान बचाए और कुछ दिनों के लिए बाहर रहे, क्योंकि धोखादायक बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जान है तो सब कुछ है, सुनिए ना। तो प्लीज़ आपके माध्यम से पूरे भिवंडी शहर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जान बचाओ, जिसको भी धोखादायक घोषित किया है वो खाली करे, अपना दूसरी जगह बंदोबस्त करें।
अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें, दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब टूर्नामेंट में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। बिल्कुल, और देखिए इस बदलाव को लेकर खेल जगत में बहस छिड़ गई है। तो वहीं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेन ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि भारतीय हॉकी की पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है और इसे बदलना शर्मनाक फैसला है। और इसी पर बनी है हमारी ये रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। अब इस मामले पर भारतीय हॉकी के दिग्गज और पूर्व कप्तान वीरेंद्र रासकिन्हा ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे कहना पड़ेगा कि द हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये फैसला काफी शर्मनाक है। भारतीय हॉकी टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीली जर्सी रही है। मैंने भी कई साल तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस अपनी भारतीय टीम को नीली जर्सी में ही देखना चाहते हैं, फिर आखिर नारंगी जर्सी पहनने के पीछे क्या तर्क है? जर्सी का रंग बदलने पर सवाल उठे तो हॉकी इंडिया टीम के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने सफाई दी और बताया कि रंग किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि टेक्निकल वजहों से किया गया है। हमारे प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, उनका रिक्वेस्ट से, उनका सलाह से ये चेंज किया गया है। टेक्निकली टर्बी ब्लू है और जितने टीम के जब टीम के प्लेयर्स पहनते हैं ग्राउंड में, ब्लू उनका भी प्लेइंग किट जर्सी ब्लू रहता है। तो इसलिए टेक्निकली कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं शायद उनको डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसलिए टेक्निकली उनके कहने पे ये चेंज किया गया है। वहीं पूर्व हॉकी प्लेयर जलालुद्दीन ने कहा कि खिलाड़ियों का खेल तो उनसे होता है, जर्सी के कलर से नहीं, लेकिन खिलाड़ियों के अलावा कोई बाहर का कुछ तय करे ये सही नहीं है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो काम करना है, उनकी सहमति होना चाहिए ना। जब तक खिलाड़ियों की सहमति नहीं, खेल हमारे लिए सारी चीज़ें खिलाड़ियों के लिए दूसरे लोग चुनेंगे, वो हो सकता है कभी कभी बेहतर भी हो, कभी कभी ज़्यादातर तो बुरी होंगी, क्योंकि आप में खिलाड़ियों की सोच से आपने उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया है। अगर खिलाड़ियों को इन्वॉल्व करते हैं किसी चीज़ को, तो उनको वो बताते हैं आपको कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी है, ये टीम के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छी है नहीं है। तो ये इसके लिए कोई और लोग डिसाइड करें, ये तो बात समझ में आती नहीं है। जर्सी में बदलाव हॉकी वर्ल्ड कप से पहले किया गया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का 16वां एडिशन 14 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम के वावरे और नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में खेला जाएगा। भारत ने अपना आखिरी और इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप खिताब 1975 में जीता था। टीम करीब 50 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना लेकर मैदान में उतरेगी। तो हमारी आज की पेशकश में हमने जाना कि किस तरीके से सेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में लगातार कार्रवाई में स्थगित होने का दौर जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बैक टू बैक रील्स जो है वो अपलोड की जा रही हैं। साथ ही साथ हमने आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी दी। तो आज के लिए खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।